is the captain, Kohli. ये गाना इंडियन टीम के लिए है, वरना महबूब की याद और रातें बर्बाद वाला अपना वैसे कोई हिसाब किताब नहीं है। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके कौम को हौसला दिया कि देखें जी, दिल ना छोटा करें, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस, भारतीय मीडिया और उनकी जो जनता के लिए भी एक खास पैगाम है कि आईपीएल क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। नंबर 1 टीम बन गए तो इंटरनेशनल टीमें खुद पाकिस्तान में आएंगी, और अब ऐसा ही हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा कानून था जिस पर एक ताकतवर तबके ने हुकूमत के खिलाफ अदालत से स्टे ऑर्डर लिया था? क्या हुकूमत पाकिस्तान कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात और उनके खतरनाक तरीन कैदियों को रिहा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर। यहीं तक था सफ़र अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। ये गाना इंडियन टीम के लिए है, वरना महबूब की याद और रातें बर्बाद वाला अपना वैसे कोई हिसाब किताब नहीं है। आवाज़ थोड़ी अच्छी होती तो मैं गुनगुना कर भी सुना देता, लेकिन आज ऐसे ही गुजारा कर लो। आज सोचा था कि कुछ आम सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हूँ तो पाकिस्तानी ना, इंडियन टीम को घर तक तो छोड़ कर आएंगे ना। तो सियासी मामलात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कुछ अहम सियासी मसरूफियात पर बात कुछ देर में, लेकिन पहले थोड़ी सी बात T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। एक तरफ 5 मैच, 5 कामयाबियाँ, 5 हीरोज़ और पूरी कौम में जश्न, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? भारतीय टीम का बैक और T20 वर्ल्ड कप में सफ़र ख़त्म, और पूरे भारत में शोक का सा समा। कोहली 11 के आज के बेमकसद मैच में तमाशाइयों का कोई जोशो खरोश, ना फैंस की टीवी पर नज़र, और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने भी ऐसे लाताल्लुकी का इजहार किया इस मैच से। वो जो मैच से पहले बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं ना, आज अपने रोज़मर्रा मामूलात की नशरियात चल रही हैं, और कोई गर्ज नहीं है कि जनाब क्या हो रहा है क्या नहीं। बहरहाल, अगर ये थोड़ा वर्ल्ड कप से पहले रहता है ऐसा ही टेम्परामेंट, तो आप लोगों के खिलाड़ियों के ऊपर शायद इतना प्रेशर ना आता। लेकिन दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी पर थोड़ा सा माहौल जो है ना, वो अलग है हमारे ड्रेसिंग रूम का, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम का। और मज़े की बात यह है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा बैक टू बैक होम सीरीज़ की बुकिंग कर रहे हैं। मतलब पहले वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया, और अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान के दौरे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान से सेमीफाइनल में हारने के बाद दौरा मनसूख ना हो जाए तो पता कुछ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद मार्च में पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, और इसका आज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस दौरे में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 अदद T20 भी शामिल है। ज़्यादा होते तो अच्छा लगता है, लेकिन खैर 1 T20 शामिल किया गया है। और सीरीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है वो 3 मार्च से कराची में शुरू होने जा रहा है। तो रौनक मेला ये जो क्रिकेट वाला है, ये इसी तरह जारी रहेगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप लोगों को भी याद होनी चाहिए रमीज़ राजा की वो बात, जब उन्होंने कहा कि अगर हम नंबर 1 टीम बन गए तो इंटरनेशनल टीमें खुद पाकिस्तान में आएंगी, और अब ऐसा ही हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप के 5 मैचेस में 5 हीरोज़ ने पाकिस्तानी टीम को नाकाबिले शिकस्त बनाया। वहीं पाकिस्तानी टीम ने ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, बैक टू बैक रिकॉर्ड्स। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी हमारे खिलाड़ी के पास, यानी बाबर आजम द किंग, उनके पास है। फिर एक साल में सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के पास आया गुज़िश्ता रात, और उन्होंने द लेजेंडरी क्रिकेटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा T20 रन्स बना दिए। मतलब गेल का और रिजवान का कुछ अरसे पहले तक लोग कंपैरिजन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और ये रिकॉर्ड 6 साल के बाद उन्होंने तोड़ा। मतलब 2015 में ये रिकॉर्ड बना था, और लास्ट नाइट ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। फिर पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर्स, उनकी जो पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी, और उसमें भी हमने कमाल कर दिया जनाब। मतलब सबसे ज़्यादा T20 में रन्स बनाने वाली जोड़ी बन गई। सिर्फ यही नहीं, भारत के पास आज आकर एक रिकॉर्ड आया था अभी, वो था तेज तरीन 50 का, उनके वो KL राहुल ने बनाया था। यही रिकॉर्ड उनके पास बचा था। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके कौम को हौसला दिया कि देखें जी, दिल ना छोटा करें, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस, भारतीयों के जीजा जी ने रात के वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मतलब ऐसे भी कोई करता है यार? मतलब एक तो दिन में तारे दिखाना होता है ना, एक रात में तारे दिखाने वाला माहौल। यानी 5 मैच में 5 अलग अलग खिलाड़ियों की कामयाबियां, 5 अलग अलग हीरोज़ और 5 ट्रॉफियां लेकर अब तक सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड भी हमारे ही खिलाड़ियों के पास है। बाकी कुछ ज़्यादा 4-4 मैचेस जीती हैं टीमें, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड भी
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम है। तो ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ पूरी भारतीय टीम और उनके क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सबक है, बल्कि भारतीय मीडिया और उनकी जो जनता के लिए भी एक खास पैगाम है कि आईपीएल क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे इस सब्सक्राइबर लिस्ट में बहुत सारे इंडियंस भी हैं, वो भी कमेंट करते हैं। तो मकसद आप लोगों की दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं है, ना आप लोगों को छोटा साबित करना है। बस इतना है कि क्रिकेट को थोड़ा सा सियासी मामलात से अलग रख के एक खेल की तरह, एक पैशन की तरह आगे लेके बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर हमारी याद आए तो चले आना, एक आध सीरीज़ ज़रा पाक इंडिया की भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। सियासत तो चलती रहेगी, ये वाले मामलात आगे बढ़ने चाहिए। खैर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी मामलात के हवाले से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कुछ बैक टू बैक इजलास हुए हैं, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से, और एक बहुत ही अहम इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, यानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग। और उसमें बहुत हसास नौयत की बातें हुई हैं। क्या पाकिस्तान कालादम टीटीपी के साथ, यानी टीटीपी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और इस मुज़ाकरात के नतीजे में हम उनके कुछ कैदी रिहा करने जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत ही लंबी एक डिबेट हुई है आज के इजलास में। और फिर इसके साथ कलअदम TLP, माफ़ कीजिएगा अब कलअदम नहीं है, लेकिन उसको जो उसका कलअदम वापस किया गया है उससे मुतालिक क्या मुआहिदा हुआ, क्या बातचीत हुई, इस बारे में डिस्कशन हुई। फिर और कुछ मामलात के ऊपर भी बात हुई है, वो मैं आपको आखिर में चल के बताता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले बैक टू बैक इजलासों के हवाले से। एक तो अहम इजलास हुआ महंगाई और प्राइस कंट्रोल के हवाले से। चीनी की जो कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा कानून था जिस पर एक ताकतवर तबके ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत से स्टे ऑर्डर लिया था? वो था शुगर मिल से निकलने वाले स्टॉक का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वज़ा करने का निज़ाम। यानी इस निज़ाम के तहत हुकूमत के पास मुल्क भर में चीनी के तमाम ज़ख़ीरों का पूरा कंट्रोल आ सकता था। हुकूमत के पास पता चल सकता था कि इस वक्त हमारे पास चीनी वाफर है, कम है, हमें इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, जो कुछ भी है पूरा रिकॉर्ड आ सकता था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए। लेकिन उस तबके को ये कानून हुकूमत का जो था, या ये जो कानून साजी हो रही थी, इस पर एतराज़ था। उनको लग रहा था कि हमें पाबंद बनाया जा रहा है, हमें हमारे पूरे स्टॉक पर नज़र होगी और हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकेंगे, वो मनमाना मुनाफा जो उनको मिलता था वो नहीं मिल सकेगा। तो आज के इजलास में एक तो ये बात तय पाई है कि अदालत से रजू किया जाए और ये जो स्टे ऑर्डर है इसको ख़त्म कराने के लिए रियासत अपना जो भी किरदार अदा कर सकती है वो किया जाए। और इसके साथ साथ चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल तरमीमी एक्ट है जो 2021 में बनाया गया था, वो प्लस पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020 और पंजाब गोडाउन्स एक्ट 2014 के तहत जितने भी कवानीन बनाए गए हैं उन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक के ऊपर स्टे ऑर्डर है ना, बाकी तो 3-4 कानून आपके पास हैं। रियासत के पास 101 रास्ते होते हैं यार किसी चीज़ से निपटने के लिए। आप करने वाले बने, आप में विल होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में वो थोड़ा सा जोश जज्बा नज़र आए कि जनाब ये मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, हमने कोई एक्शन लेना है, तो आपके पास 100 रास्ते हैं किसी भी एक चीज़ को डील करने के लिए। तो आपके पास 3 कानून मौजूद हैं और आज फैसला हुआ कि इन 3 कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाए। साथ ही वज़ीर आज़म की जानिब से हुक्म दिया गया है कि जितनी भी चीनी इंपोर्ट की गई थी अब तक, उसका जो रिज़र्व स्टॉक रखा गया था, 22 दिनों का रिजर्व स्टॉक हमारे पास इस वक्त मौजूद है। वो इसलिए रखा गया था ताकि अगर मसनूई तौर पर किल्लत या बहरान का सामना करना पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो आज वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि वो सारा स्टॉक जो है वो आप मार्केट में ले आएँ और आवाम को 90 रुपये तक चीनी की दस्तियाबी जो है वो यकीनी बनाएं। 7 दिन के बाद क्रशिंग शुरू होने वाली है पंजाब में, यानी 15 नवंबर को। और ये भी फैसला हुआ है कि शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उन्होंने 15 नवंबर से क्रशिंग ना शुरू की, क्योंकि सिंध में ये देखने में आया है कि सिंध में हमेशा ही पूरे मुल्क में सबसे पहले क्रशिंग वहाँ पर शुरू होती है, यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक 15 नवंबर का वक्त आने वाला है, लेकिन अभी तक सिंध की शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू नहीं की और ये एक बड़ी वजह है मुल्क में चीनी के हालिया बहरान के हवाले से। वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी तरह का लिहाज ना किया जाए उन अनासर के ख़िलाफ़ जो आवाम को इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं अपने मुनाफे के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अहम इजलास हुआ मुल्क में गुड गवर्नेंस के हवाले से। गुड गवर्नेंस का भी एक बड़ा शदीद फुकदान है। इंतज़ामी मामलात में उस तरह से परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की नहीं आ पा रही जिस तरह से एक बेंचमार्क सेट किया गया था या फैसला किया गया था कि इस लेवल की गवर्नेंस पर हम जाएंगे। उसमें प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में गवर्नमेंट थोड़ी फेल दिखाई दे रही है, बिकॉज चीज़ों की कीमतों में इस
इस्तेहकाम नहीं है, हर दूसरे दिन चीज़ महंगी होती है और पता नहीं है कि कितनी महंगी होनी है। 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 150, 300, इस तरह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तो वज़ीर आज़म ने आज का जो इजलास चेयर किया उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। किस हद तक अमल दरामद होगा मैं आपको आने वाले वक्त में अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आखिर में जिक्र एक अहम तरीन मामले का, क्या हुकूमत पाकिस्तान कालादम TTP से मुज़ाकरात और उनके ख़तरनाक तरीन कैदियों को रिहा कर रही है? तो इस हवाले से आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती कमेटी का एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, बंद कमरा इजलास हुआ बेसिकली, जिसमें TLP से पाबंदी हटाने और TTP से मुज़ाकराती अमल समेत कौमी सलामती के जो अहम अमूर हैं उन पर फ़ौजी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए, DG ISI भी, और मुतलका जो अहम हुकाम है वो शरीक थे। ऑल्दो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस इजलास में मौजूद नहीं थे। सवालात भी उठाए गए, लेकिन वो अक्सर इस तरह की मीटिंग्स या ब्रीफिंग्स में नहीं जाते जो पार्लियामान में हो रही हों। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बात की आज तस्दीक की है। एक बहुत ही मुख्तसर सा उनका वीडियो बयान सरकारी टेलीविज़न पर नशर हुआ, जिसमें ये तस्दीक की गई है कि हुकूमत आईन पाकिस्तान के तहत TTP से मुज़ाकरात कर रही है और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान से सहूलतकारी हो रही है। ये एक बड़ी खबर है। रियासत की हाकमियत और मुल्की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा कहना है हुकूमत के वज़ीर इत्तलात का। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में अमन के लिए ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, इसलिए इस सिलसिले में क्या सराहियों से गुरेज किया जाए। जो इजलास आज पार्लियामान में हुआ मुल्की सलामती से मुताल्लिक़, उस इजलास में MQM ने भी सियासी सरगर्मियाँ अपनी दोबारा से उस तरह से शुरू करने के लिए जो पहले थीं अपने दफातर खोलने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो उनके पार्लिमानी रहनुमा थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि अगर कालादम तंजीम से पाबंदी हटाई जा सकती है तो फिर MQM का क्या कसूर है। 5 साल से हम मुकदमात भुगत रहे हैं, कारकुनान भी गिरफ्तार हैं, मुकदमात भी ख़त्म किए जाएँ, कारकुनान को भी रिहा किया जाए और हमारे दफ्तर भी खोले जाएँ। दूसरी जानिब एक और मुश्किल हुकूमत के लिए आन पड़ी है कि कालादम जमात जो सिपा साहबा है, मैं TLP की बात नहीं कर रहा, एक और कालादम जमात भी है सिपा साहबा, उन्होंने भी हुकूमत से पाबंदी फ़ौरी हटाने का मुतालबा कर दिया है। जो उनके मरकज़ी सदर हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलामा औरंगज़ेब फ़ारूकी, उन्होंने एक बयान जारी किया आज और कहा कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक की तरह सिपा साहबा से अगर पाबंदी ना हटाई तो उनकी जमात भी एहतजाज पर मजबूर होगी। तो ये सूरत हाल डेवलप हुई है हुकूमत के सामने। एक को आपने डीप्रोस्क्राइब किया तो अब दूसरी जमातें भी आ रही हैं सामने, और हुकूमत के ऊपर बोझ इसलिए भी है कि अगर TTP के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर बाकी जमातें तो रियायत की मुस्तहिक हैं। लेकिन रियासत के अपने फ़ैसले हैं, अपने तौर तरीके हैं। देखते हैं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे रवैयों में, ऐसे मामलात में थोड़ी एहतियात और ऐसी क्या सराहियों से गुरेज़ किया जाए जो पाकिस्तान की मुल्की सलामती या नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आने वाले वक्त में आपको ख़बरों से आगाह करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।